अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर सुमरा साहब। बहुत शुक्रिया सुमरा साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ ज़रमीना सहर मुल्तान से हमारे साथ हैं, इमराना कोमल, अजहर जतोई और इकराम होती इस्लामाबाद से, और सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें हम शामिल करेंगे, बिलखुसूस वो खबरें जो आप रोज़नामा 92 न्यूज़ पर भी पढ़ सकते हैं, और इंतहाई अहम खबरें हैं जो आप जिसकी डिटेल्स हमारे अखबार में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सुमरा साहब आपकी तरफ आऊँगा। पिछले प्रोग्राम में हमने ये मामला अवाम के सामने और अरबाब इख्तियार के सामने रखा था कि स्मॉग की वजह से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान अवाम की सेहत को हो रहा है, और इसमें एक एलिमेंट भारत भी था, भारत में जो धान की फसल जलाई जाती है। अब खबर यह है कि भारत के साथ सफारती सतह पर यह मामला उठाया जाएगा, लेकिन क्या अब के बरस भी कोई रिलीफ मिल सकेगा? ये बादशाह बात यह है कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर शुरू होता है तो पंजाब जो है, सेंट्रल पंजाब के जो अजला हैं जिनमें नारोवाल है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, लाहौर है, कसूर है, पाकपतन है, इन अजला में जो है वो स्मोक का बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जिससे जो है सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं, और इसके अलावा जो है फसलों के लिए भी नुकसानदेह है, हैवानात के लिए भी नुकसानदेह है। इस साल जो है फिर गुज़श्ता साल की तरह फिर ये पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत जो मौसमियाती तब्दीली की वजारत है उसने फ़ैसला किया है और एक ख़त लिखा है वज़ीर ख़ारजा को, और उनको कहा है कि सफारती सतह पर जो है इसको जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय हुकूमत है, उसके साथ इसको उठाया जाए। सूरत हाल ये है कि जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में धान की फसल काश्त की जाती है, और उस काश्त की गई फसल को जब काटा जाता है तो उसकी जो बाकियात है उसको जला दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन पंजाब में बहुत सारी जो हैं कोल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं जो 6 के करीब हैं, और बहुत सारी जो है इंडस्ट्री भी लगी हुई है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब हुकूमत ने जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर इन अजला में ख़ास तौर पर जो गैर मेयारी फ्यूल यूज़ करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उन पर क्रैक डाउन किया है। तकरीबन 350 के करीब फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सरहदी इलाके के जो गाँव हैं जो जिन पर पब्लिसिटी भी की गई थी कि आप अपनी धान की फसल की बाकियात नहीं जलाएँगे, उनमें किसानों पर तकरीबन 150 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिन किसानों ने अपनी धान की फसल की बाकियात को आग लगाई थी। इसके अलावा भट्टे जो हैं ये 3 नवंबर से पूरे पंजाब में बंद कर दिए गए हैं, जो 10,300 के करीब थे, जो मेजर सोर्स था इसका स्मोक का, क्योंकि यहाँ से जो है सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा धुआं है और जो है फ़ोटोकेमिकल्स हैं, ये जब फ़ज़ा में मुअल्लक़ होते हैं और ऊपर से जब वो धुंध पड़ती है तो उसके साथ ये मिक्सअप होकर ये स्मोक बन जाती हैं, जो बहुत सारी सेहत की बीमारियों का बाहिस बनती है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब ने जो अपने पंजाब सूबे की हुकूमत ने जो अपने लेवल पर इक़दामात किए हैं उनका कहना है ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि धुआं जो है वो क्रॉस बॉर्डर जब आता है, हवा चलती है तो यहाँ पर आ जाता है, तो वो भी इसमें ऐड अप करता है। अगर मैं आपको कल और परसों की रीडिंग बताऊं तो 213 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स था परसों वाघा बॉर्डर पे, इसके अलावा कल जो था 208 था। एवरेज जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 के करीब है, जबकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो 50 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा 100 तक अफोर्डेबल है। 100 से जब बढ़ता है तो ये बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां बनाता है, आँखों की बीमारियां, चुभन की बीमारियां बनाता है, इसके अलावा जल्दी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर जो है बच्चों में जो बीमारियां हैं या फौत होने की वजूहात हैं उनमें एक स्मोक भी है, और स्मोक माहौलियाती आलूदगी जो है बच्चों की डेथ में भी कंट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। अब पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया था और वफाकी हुकूमत को लिखा था कि आप यूएनओ में ये इशू उठाएं और भारत के साथ इसको नेगोशिएट करें, और उनको जो है इस माइल करें कि वो वहाँ पर जो धान की फसल कोई बड़ी मिकदार में जो आग लगाई जाती उनको ना लगाएं, और अपनी इंडस्ट्री को जो है वहाँ पर गैर मेयारी फ्यूल का इस्तेमाल जो है उसको रोकें। अच्छा सुमर साहब बताइए कि भारत के साथ तो ये मामला टेकअप करने का फैसला किया गया है, यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन रवा मौसम सरमा के दौरान इस मुसीबत पर काबू पाने के लिए जो पंजाब के अंदर मतलूबा इकदामात हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर 100% अमल दरामद के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है कि एटलीस्ट जो हमने मेजर्स लेने हैं उनको इंश्योर करके लोगों की तकलीफ में, अजियत में कुछ कमी लाई जा सके?
जी भट्टी साहब, बात ये है कि पंजाब हुकूमत जो है ये मुस्तकिल इकदाम करने पड़ेंगे स्मोक को जो है रिजॉल्व करने के लिए, इस मसले को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछले 8-10 साल से ये मसला जो है ये सामने आया है। पंजाब में एक तो बहुत बड़ी तरक्याती जो मनसूबाजात मुकम्मल किए गए हैं, वहाँ पर दरख्तों की बहुत बेदर्दी से कटाई की गई है और उनके मुतबादल जो दरख्त लगाने थे, मतलब साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ 30,000 दरख्त लगाना था, लेकिन अभी तक 4-5 हज़ार दरख्त भी नहीं लग सका। इसी तरह भिक्की में 10,000 दरख्त लगाना था, लेकिन वहाँ दरख्त नहीं लग सके। एक तो इसमें ह्यूज प्लांटेशन की ज़रूरत है, उसके अलावा जो है ह्यूज प्लांटेशन के अलावा यहाँ पर ये जो गैर मेयारी फ्यूल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं उनको मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाना चाहिए। लाहौर की अगर बात करें, लाहौर और शेखुपुरा के गिरदोनवा में तकरीबन 500-600 ऐसी इंडस्ट्री हैं छोटी जो गैर मेयारी फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है पंजाब का वो मुस्तकिल बुनियादों पर उन पर जो है पाबंदी नहीं लगाता, उनको सील नहीं करता। यहाँ कुछ करप्शन का इशू भी है, अहलकार जो हैं वो मिले हुए हैं उनके साथ। मौसमी जब जैसे ये स्मोक बढ़ती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो उनको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो रात को मिल मिलाप करके फिर खोल लेते हैं। और मैंने ज़ाती तौर पर कई इलाकों की कंप्लेंट्स की हैं, क्योंकि मेरे इलाके में भी ये बहुत बड़ा इशू है और वहाँ पर ब्लैक डस्ट आती है और वो अगर आप सुबह छत पर चढ़ें तो नंगे पाँव, तो आपके पाँव नंगे हो जाते हैं। इस लेवल की जो है माहौलियाती आलूदगी आती है। पंजाब हुकूमत इकदामात करती है, लेकिन इकदामात जो है सस्टेन नहीं करते, इसमें सिफारिश कल्चर आ जाता है, इसमें करप्शन आ जाती है। अगर ये मुस्तकिल तौर पर ऐसी इंडस्ट्री जो गैर मेयारी फ्यूल इस्तेमाल करती है, वो शेखुपुरा में हो, वो लाहौर में हो, वो कसूर में हो, उस पर अगर उसको सील कर दिया जाए तो इस मसले पर काफ़ी तौर पर हल यानी ओवरकम किया जा सकता है और इंडिया के साथ भी इस मसले को टेकअप करना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, आप लाहौर से हमारे साथ। बड़ा ब्रीफली आपने बताया कि किस तरीके से अब पाकिस्तान ने भारत से रब्ता करने का फैसला कर लिया है स्मोक के मामले पर। एक और इंतहाई अहम मामला, 2 चीनी कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान में 2 पावर प्लांट्स की तामीर की थी, उन पर जुर्माना आयद किया गया। रोजनामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये खबर मौजूद है। 15 अरब रुपए का ये जुर्माना है और चीनी सफारत खाना इस मामले में कूद पड़ा, लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया है। भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, वजारत तवानाई के मातहत ये कंपनी है, किस कंपनी ने इनकार किया है चीनी सफारत खाने को और किस ज़िम्न में ये जुर्माना आयद किया गया? फैसल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुज़श्ता दवार में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए कहा कि माहौल दोस्त और सस्ती बिजली की पैदावार के मनसूबे हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर पंजाब में RLNG के ऊपर 3 पावर प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया, जिसके अंदर एक मनसूबा जिसका नाम भिक्की पावर प्लांट है। ये मनसूबा पंजाब हुकूमत की मलकियत है, जबकि हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी में 2400 मेगावाट मजबूरी पैदावारी सलाहियत के 2 मनसूबे जो RLNG पर लगाए गए, ये वफाकी हुकूमत की मलकियत है। वफाकी हुकूमत ने वहाँ पर लगाने का फैसला किया। इन दोनों मनसूबों की तामीर के सिलसिले के अंदर जो वजारत तवानाई के मातहत जो कंपनी है जिसका नाम नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी है, इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप बिडिंग करवाएं और बिडिंग के ज़रिए आप प्राइवेट सेक्टर से आलमी सतह के ऊपर काम करने वाली कंपनियों का इंतखाब करें जो इन दोनों पावर प्लांट की तनसीब का काम करेंगी। नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी ने बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि कोई ये बैनुल हुकूमती मुआहिदा नहीं था, यह हुकूमती बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर ये पावर प्लांट तमीर नहीं किए गए थे जैसा कि साहिवाल कोल पावर प्लांट तमीर किया गया था, बल्कि ये प्योरली प्राइवेट सेक्टर के दोनों मंसूबे थे जिनसे एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हमने करवानी थी EPC कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की। NPPMC की एडवर्टीजमेंट के बाद जो 2 कंपनियां, चाइनीज कंपनी ने ये बिड विन की, जिसके अंदर एक कंपनी का नाम हार्बन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल है, दूसरी चीनी कंपनी का नाम पावर कंस्ट्रक्शन चाइना है। इन दोनों कंपनी ने पाकिस्तान के लोकल पार्टनर के साथ मिलकर ये दोनों पावर प्लांट मुकम्मल किए, लेकिन जो इनके साथ मुआहिदा हुआ था, EPC कॉन्ट्रैक्ट का मुआहिदा हुआ था, उसके मुताबिक ये दोनों कंपनियां इन पावर प्लांट मंसूबों को, जिनकी पैदावारी मजबूरी पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट है, मुकर्रर वक्त यानी कि जनवरी 2018 में मुकम्मल करने में नाकाम हो गई। इनके कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव इन्होंने करनी थी, जिसके बाद इन दोनों पावर प्लांट से कमर्शियल बुनियादों के ऊपर बिजली के पैदावार का अमल शुरू होना था। नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली शामिल होनी थी और जो बिजली का बहरान था उसमें कमी लाई जाना थी। इन दोनों मंसूबों के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 5.5 माह तक तखीर की गई। इस तखीर के नतीजे में मुल्क की मौशत को इकनॉमिक लॉस की मद में भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। हम दूसरी जानिब
जब इन दोनों कंपनियों के साथ जो मुआहिदा किया था ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इनके लोकल पार्टनर भी शामिल थे, हार्बन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ जो हमें दस्तावेज मौसूल हुई उसके मुताबिक हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, और दूसरी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के साथ लोकल पार्टनर अलकवी जॉइंट वेंचर शामिल था। इन्होंने मिलकर इसकी तामीर की थी। मुकर्रर वक्त के ऊपर सीओडी की जो डेडलाइन थी वो अचीव न करने के नतीजे में नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया ने, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राशिद लंगड़ियाल ने, जो कि अब अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हैं, उन्होंने फैसला किया कि मुआहदे की रूह से अगर दोनों कंपनियां मुकर्रर वक्त में पावर प्लांट की तमीर मुकम्मल नहीं करती तो ईपीसी कॉस्ट का, इनके इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन जो एग्रीमेंट हुआ था उसका 10% जुर्माना आयद होना इनके ऊपर लाजिम है। उन्होंने इन दोनों कंपनियों को पहले लेटर सर्व किया और उसके बाद इनको जुर्माना आयद किया गया, जिसकी जो जुर्माने की जो हुजम है वो 15 अरब रुपए है कि जुर्माना आयद किया गया। उसके बाद इन दोनों चीनी कंपनीज ने अपने मुतलका हुकाम से राब्ता किया कि ये जुर्माने की बहुत बड़ी शरह है, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यकीनी तौर के ऊपर दोनों मनसूबों में तखीर की जो जिम्मेदारी है इन दोनों कंपनियों की है, जिसके बाद चीनी सफारत खाने ने इस जुर्माने की रकम को ख़त्म करवाने के लिए अपना रोल प्ले करना शुरू किया। जैसे कि मैंने अपने स्टोरी के शुरू में बताया, ये G2G बुनियादों के ऊपर दोनों पावर प्लांट तामीर नहीं किए गए, बल्कि ये हमारी एक सरकारी कंपनी ने टेंडर के जरिए पेशकशें तलब करके प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों की जो पेशकशें थी वो तलब की, जिसके अंदर इन दोनों चीनी कंपनियों का इंतखाब हुआ, जिसका कोई सीपेक का इनके साथ ताल्लुक नहीं है, G2G कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्योरली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके नतीजे में इनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। अब इन दोनों कंपनियों ने चीनी सफारत खाने से रजू किया और चीन के साथ हम अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन कंपनियों को उम्मीद है कि शायद ये इस जुर्माने को खत्म करवा दिया जाए। चीनी सफारत खाने ने पावर डिवीजन को लिखा और पावर डिवीजन ने यह मामला नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी के सुपुर्द किया कि 15 अरब रुपए की जुर्माने की रकम को खत्म किया जाए। तो हम NPPMC की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि चूंकि बहुत से दीगर मामला जिसके अंदर नैब मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में जो मनसूबे मुकम्मल किए गए उनकी तहकीकात कर रहा है, इस मौके के ऊपर अगर आउट ऑफ द वे जाकर ये 15 अरब रुपए के जो जुर्माने की रकम है अगर इसको खत्म किया गया तो यकीनी तौर के ऊपर इस खत्म करने वाले बोर्ड और जो भी इसका CEO होगा उसको नैब की इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि इन मंसूबों की तमीर में तखीर हुई, इकोनॉमिक लॉस हुआ, हमारे मुल्क की मौशियत को सस्ती बिजली ना मिल सकी, तो लिहाजा इन कंपनियों से हर सूरत जुर्माना वसूल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है NPPMC मैनेजमेंट के हुकाम होपफुल है कि ये जुर्माना इस मरतबा में हर सूरत वसूल होगा, इसलिए कि जो इनके साथ इस कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया गया था उसमें कहा गया था अगर कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो सालसी लंदन में नहीं होगी। जिस तरह के हम दीगर IPPs के साथ जितने मुआहदे करते हैं उनके मुताबिक अगर कोई तनाज़ा सामने आता है, जैसे रेंटल पावर प्लांट्स में आया, IPPs के साथ है, तो लंदन की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके मामला तय पाते हैं, जहां पर हमारे केस हारने की शरह बहुत ज्यादा है, तकरीबन 98% है। इस मरतबा सालसी लंदन में नहीं होगी बल्कि सेक्रेटरी कबीना डिवीजन की सरबराही में लाहौर में सालसी होगी। तो लिहाजा ये नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम होपफुल है कि जो आखिरी मरहला बाकी है सालसी का, जो कि लाहौर में होना बाकी है, इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद चीनी कंपनियों को अदा होने वाली रकम से 15 अरब रुपए की कटौती कर ली जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक भट्टी साहब, बड़ा मुफस्सल आपने बताया इस सारे मामले को लेकर। लेकिन अब देखते हैं कि चीनी सफारत खाना जब इस मामले में कूद पड़ा है तो उसकी बात को क्या माना जाएगा या वजारत तवानाई और इसकी ज़ैली कंपनी अपने फैसले पर कायम रहेगी। एक और इंतहाई अहम मामला हिरासमेंट को लेके वफाकी मोतसिब सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक वेबसाइट भी मुतारिफ करवा दी है। इमराना, ये बताइएगा फीचर्स क्या हैं इस वेबसाइट के, और इसके साथ साथ जब से ये इदारा बना है तब से लेकर अब तक कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए और कितनों पे कार्रवाई निपटा दी गई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात है कि उन्होंने जो वेबसाइट दी है उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर वो www.fospah.gov.pk ये वेबसाइट है और इस पर कोई भी मुतासरा फरीक जो है वो अपनी शिकायत और शिकायत के साथ अपने जो शिकायत को वो मुद्दयत जिसकी वो है वो उसके सबूत भी
उस पर अपलोड कर सकता है और फिर जो हमारे वफाकी मोहतसब साहिबा हैं वो उनसे रब्ता करके और फ्रीकैन को तलब करके उस पर मुकम्मल कार्रवाई करेंगी और उस पर जैसे ही वो सारी कार्रवाई मुकम्मल होती है फिर उसका फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी जो है ना मुमकिन बनाई जा सकेगी। और वाकई इंसाफ वो होता है जो वक्त पे किया जाए। और इस अदारे ने अपने क़याम 2010 से लेकर अब तक 560 केसेस इसमें रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 400 का फैसला हो चुका है और तकरीबन जो है वो इस वक्त चंद ही जो हैं वो पेंडिंग में हैं। 400 के करीब हो चुके हैं, 160 पेंडिंग में हैं। और इसी तरीके से इन्होंने जो अपनी अभी हाल ही में रिपोर्ट बनाई है जो हमने कॉपी हासिल कर ली है, उसके ज़ेर तमाम जो है 30 जून 2017 में 30 जून 2018 तक वफाकी मोहतसब में 244 केसेस रजिस्टर्ड हुए। आप ये देखेंगे कि पिछले 2010 से लेकर अब तक का देखें तो हमें 500 के करीब 500-600 के लगभग नज़र आते हैं, जबकि इस साल एक साल के अंदर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो 244 हैं। यानी कि जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे ही चीज़ों में बेहतरी आती है, जैसे ही वसात पाती हैं, वैसे ही जो मुतासरीन हैं वो भी उन फोरम्स पे जाना शुरू हो जाते हैं जहाँ से उन्हें इंसाफ की जो है उम्मीद नज़र आती है। और 244 जहाँ केस रजिस्टर्ड हुए हैं वहाँ 213 का फैसला भी कर दिया गया और उनमें से सिर्फ 31 जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। वो भी फ्रीकैन को जैसे ही वो तलब करते हैं कोई ना कोई चीज़ें, आपको पता है कि पेंडेंसी रह जाती है। और अगले उसमें उन्होंने ना सिर्फ अपनी वेबसाइट मुतारिफ़ करवाई है बल्कि बहुत सारे लोगों को वेबसाइट का कम पता होता है, वो फेसबुक और ट्विटर पे ज़्यादा होते हैं। उन्होंने फेसबुक का केस वो भी फेस भी वो किया है और इसके साथ साथ ट्विटर पे भी बाकायदा तौर पर इसका एहतमाम किया गया है। इसके अलावा वो ईमेल भी उन्होंने बताई है और मुतल्लिका जो लोग हैं वो मुतल्लिका अपने शहरों के टेलीफोन नंबर्स पे भी राब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है इसके लिए कि मुतासरीन जो हैं वो मुतासरीन एक दूसरे पर इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम ना हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मसला कोई और होता है तो उसको हरासमेंट का केस बना लिया जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए ये वाली चीज़ है कि शिकायत करनिंदा ही जो है ना वो अपने सबूत भी फराहम करता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा आम शिकायत पाई जाती हैं वो पैगाम रसानी है, पैगाम करना है और खुलेआम जो है वो दूसरे को जहनी अजियत का निशाना बनाना या किसी भी तरीके से। आपको पता है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे साफ पता चल जाता है कि कौन किसको हरासा कर रहा है। किसी को उसके मेरिट के बावजूद भी उसको काम ना करने देना, उसको बिला वजह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, उसकी तनख्वाहें रोक लेना। उसको बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि उसको छुट्टी बन रही होती है लेकिन छुट्टी नहीं दी जाती महज हरासा करने के लिए। और पैगाम मोबाइलों पे मैसेजेस, वो जो फेसबुक वगैरह के मैसेज, इस तरीके से जो है ना। अच्छा मेरा ये बताइएगा कि एक तो ये आजकल हमने देखा कि ये वफाकी मुंसिफ बराए इंसदादी हिरासत बड़े मौसर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या कौन सी शिकायत जेन्युइन है उनको परखने के लिए, उनको एवेल्युएट करने के लिए क्या तरीक़ेकार मौजूद है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी पर मबनी कोई फैसला ना हो जाए। और इसके साथ ये बताइएगा कि रिसेंट इस्लामाबाद क्लब के हवाले से केस पेंडिंग था 1 साल से, उस वहां पर बड़े मौसर तरीके से उसका फैसला सुनाया गया है इस वफाकी मुंसिफ बराए इंसदादी हिरासत की जानिब से। तहम इसके साथ साथ अगर किसी फैसले के ऊपर कोई मुतल्लिका इदारा इंतजामिया अमल दरामद नहीं करती तो उसके लिए क्या सजा तजवीज़ की गई है? देखिए वफाकी मोहतसब की सबसे पहले हम अगर आप हैयत देखें ना तो इसके इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर हैं और अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता तो वो भी तौहीन अदालत में आएगा, तो उस पर भी उसको जुर्माना या सज़ा हो सकती है। अभी आपने इस्लामाबाद क्लब में देखा कि उन्होंने ना सिर्फ उनकी जो मुतासरा खातून थी उनकी तनख्वाह बहाल की गई पिछले 1.5 साल की, बल्कि उनको ना सिर्फ उनके सारे के सारे तनख्वाह भी बहाल की, उनकी मुलाजमत और कंट्रैक्ट भी बहाल किया गया और साथ ही साथ जो मुलजिम था उस पर जुर्म साबित होने के बाद उसे 6 माह के लिए उन्होंने बरतरफ भी कर दिया और उस पर बाकायदा जुर्माना किया गया। ऐसे ही मुतादिद केसेस ऐसे हमें नज़र आते हैं जिनमें से जो बहुत बहुत बड़े, जिनका कुछ खवातीन रह जाती हैं कि वो बड़ा आदमी है, उसके साथ बहुत सारे मर्द हैं। बहुत शुक्रिया इमराना, बहुत शुक्रिया। एक रुझान इससे पहले नहीं था कि जो मुतासरीन हैं वो शिकायत दर्ज करवाएं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़रिए और वेबसाइट्स के ज़रिए अब लग ये रहा है कि और आसान हो गया है मुतासरीन के लिए शिकायत दर्ज करवाना। ब्रेक के बाद दीगर मामलात और ख़बरें शामिल करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला और टैक्सेशन को लेके इमरान खान जब अपोजिशन में थे तब भी वो टैक्स इस्लाहात की बात करते थे, अब हुकूमत में हैं। लेकिन एफबीआर के अंदर क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं बदला है। एफबीआर के अंदर वही पुरानी रविश है। भट्टी साहब, हालिया जो तबादले अफसरान के किए गए, तकर्रुर किए गए, ये किस बुनियाद पर किए गए और मैरिट को कितना मलहूज़ खातिर रखा गया? फैसल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बारहा और स्पेशली इमरान खान साहब ने जब भी मुख्तलिफ वो जजों से धनों से खिताब करते थे, एफबीआर को वो तनकीद का निशाना बनाया करते थे और ये वादा किया करते थे कि जब वो आएंगे तो उनकी गवर्नमेंट एफबीआर के अंदर इस्लाहात लेके आएगी, मेरिट के मुताबिक तकर्रियाँ होंगी, मेरिट के मुताबिक और सीनियरिटी के मुताबिक जो लोग डिजर्व करते हैं, जो अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान हैं, उन्हें अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया जाएगा। लेकिन उस वक्त इनका ये वादा उनका जरूर था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब चेयरमैन एफबीआर का जहाजीब खान साहब की तैनाती की गई, उसके बाद ये मामला जिस तरीके से हम इस्लाहात एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पेज के साथ इस्लाहात का अमल शुरू ना हुआ। अब जाकर उन्होंने तकरीबन 1.5 माह के अरसे के बाद तकरीबन उन्होंने कुछ थोड़ी सी ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल शुरू किया कि ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वादा है और टैक्स वसूलियों में इजाफा करने का जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लाजिम है कि मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात एफबीआर के जो ऐसे अफसरान जिनकी वजह से टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा नहीं हो पा रहा, टैक्स चोरी का खात्मा नहीं हो पा रहा, उस मामले का इजाला किया जा सके। अब जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 25 के लगभग अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन तमाम तर तबादलों के अंदर मेरिट की बजाय सिफारिश अकरबा परवरी को मलहूज़े खातिर रखा गया है और अहल अफसरान जो मेरिट के मुताबिक थे, जो सीनियर अफसरान थे, उनको नजरअंदाज किया गया है और जूनियर अफसरान को सीनियर के ऊपर फौकियत दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फैसलों के अंदर वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग करें तो उस वक्त मेरिट को और सीनियरिटी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। और उसके साथ साथ इस बात को भी मद्देनजर नहीं रखा गया कि वो अफसरान जो आइंदा 4 से 5 माह के दौरान रिटायर हो जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट किन अफसरान को किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत से स्टेशन ऐसे थे जहां पर अफसरान 5-5 साल 3-3 साल एक तवील अरसे से तैनात थे, बजाय उनके उनको वहां से हटाया जाए, उनको वहां पे कंटिन्यू करवाया गया। और उसके साथ वो अफसरान जिनके ऊपर न सिर्फ एफबीआर के अंदर बल्कि अगर दीगर इदारों पर डेपुटेशन पर तैनात थे तो वहां पर उनके ऊपर बेज़ाब्तियों के हवाले से संगीन इल्जाम थे। बाज सीनियर अफसरान जो कि ग्रेड 20 के थे, उनके खिलाफ करप्शन के मामलात की इंक्वायरियां भी शुरू की गई और बाज अफसरान के खिलाफ इवन नैब में इंक्वायरीज मौजूद है, उन्हें भी अहम तरीन पुरकशिश ओहदों पर तैनात किया गया। इसी तरह एक ऑफिसर जो कि कश्मीर काउंसिल में अपॉइंट थे, जिनका नाम कैसर इकबाल है, वहां पर उनके बेज़ाब्तियों की शिकायत के ऊपर उन्हें वहां से अलग किया गया और अब उन्हें एफबीआर की जानिब से इनके चेयरमैन एफबीआर उनके कुछ वहां पर मजीद मेंबरान की मुशावरत के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ उन्हें चीफ कमिश्नर आरटीओ पेशावर तैनात किया गया है। और पेशावर का जो स्टेशन है बहुत अहमियत का हामिल तस्वर किया जाता है, स्पेशली जो टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, स्पेशली टबैको सेक्टर का कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से वहां पर उनको बड़ी मराद दी जाती हैं और उनके ऊपर नरम हाथ रख के उन्हें बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये पुरकशिश एक स्टेशन रहा है हमेशा पेशावर का, अब उन्हें वहां पर अपॉइंट किया गया है। इसी तरह इस ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले के ऊपर वो सीनियर अफसरान जो एफबीआर में मौजूद थे, जिनकी शोहरत बहुत जो अच्छी शोहरत के हामिल थे, एक बार फिर इस अहम तरीन जो बड़ी तादाद के ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग अमल किया गया, वहां पर उन्हें नजरअंदाज किया गया है। इसके साथ कुछ ऐसे जूनियर कुछ अफसरान को उन्हें कमिश्नर के मामला जो चलाने के भी काबिल नहीं थे, उन्हें चीफ कमिश्नर के ओहदे पर अपॉइंट किया गया है। इसी तरह साजिद सदीकी हैं, ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, चीफ कमिश्नर कराची अपॉइंट किया गया है। यह भी एक इंतहाई पुरकशिश स्टेशन कंसीडर किया जाता है और माजी के अंदर यह मामला हुआ था साजिद सदीकी साहब से मुतल्लिक कि उनकी प्रमोशन रोक ली गई थी, उन्हें तरक्की नहीं दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस जो रिसेंटली जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, इसके अंदर बेशतर ग्रेड 20 के या 19 के ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने एनएमसी नहीं किया हुआ, या नेशनल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। अब ये जो रिफ्लेक्शन हमें मिली है, पहली मरतबा एफबीआर के अंदर इस्लाहात के नाम के ऊपर जो पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग अमल शुरू हुआ है, वो हमें ये बिल्कुल वही लगता है कि जो साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज साहब ने पंजाब के अंदर जो जिस फार्मूले को उन्होंने फार्मूले को इंप्लीमेंट किया हुआ था, यानी कि जूनियर अफसरान को सीनियर पर फौकियत दी गई और फिर उनसे मनपसंद का काम लिया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 5 साल के बाद पंजाब के अंदर ना तो जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने थे वो मुकम्मल हो सके, बल्कि ये हमने जरूर देखा कि 56 कंपनियां कायम हुई और उस कंपनियों के अंदर उन जूनियर अफसरान ने क्या क्या गुल खिलाया, उसका अल्टीमेटली अब वो नैब तहकीकात कर रहा है और आए रोज मुख्तलिफ अफसरान को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये था जूनियर अफसरान को सीनियर पर फौके देकर अपॉइंट करने का मामला। यही प्रैक्टिस, यही फिलॉसफी
अब हमें इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। वजह क्या है कि पीटीआई की हुकूमत कमिटेड थी कि हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ जो जहांजेब खान साहब इस वक्त वो किसी हद तक कंफ्यूज दिखाई देते हैं। वो जो मौसर तरीके के साथ मेरिट के ऊपर सीनियर अफसरान को उन्हें तकर्रर करना चाहिए था, वो तकर्रर करने में कामयाब दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अफसरान से हमारी बात हुई। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि जो मौजूदा साल का हमारा टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है, अगर इसी प्रैक्टिस को हमने फॉलो रखा और अच्छी शोहरत के अफसरान को अहम पोस्टों पर, अहम उहदों पर तैनात ना किया, तो टैक्स कलेक्शन में 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो सकता है। बहुत बड़ा ये शॉर्टफॉल होगा। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये ख्वाहिश और कोशिश है, उन्होंने चैलेंज अपने लिए लिया हुआ कि हम अपने टैक्स कलेक्शन को 4000 से बढ़ाकर 8000 अरब तक लेकर जाएंगे। 8000 अरब तक अगर हमने पहुंचना है या इस मौजूदा परसेंटेज के अंदर हमने इजाफा करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि हमें मोस्ट सीनियर अफसरान को, अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को उन उहदों पर तैनात करना होगा जहां पर अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है। उस चोरी को रोकने के लिए यही ऐसे अफसरानी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, जिन्होंने माजी के अंदर जिनके ऊपर इस किस्म की कोई इल्जामात कभी आयद नहीं हुए। बट सब अंडर द कर्टन गवर्नमेंट को पता हो रहा होता है कि इदारों में क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि स्पेशली जब आप ग्रेड 20-21 के उहदों पर आप तकर्रियां करें, तबादले करें, तो वजारत खजाना या वजीर खजाना के इल्म में मामला ना हो। जब वजीर खजाना के इल्म में मामला है तो यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने सारे मामले की उन्होंने मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, पूछ कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के मामला उनके इल्म में हैं। तो मेरे ख्याल में अब असद उमर साहब को, अब चल वो और भी बहुत से मामला में उलझे हुए हैं, उन्हें चेयरमैन FBR के साथ बैठकर इस मामला को रिव्यू जरूर करना चाहिए कि माजी के अंदर जिन अफसरान के ऊपर बहुत सी शिकायत थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें दोबारा अहम तरीन उहदों पर तैनात किया गया है। और वो मोस्ट सीनियर अफसरान जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छे नाम के हामिल हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो उनका तजर्बा है फील्ड का, वो टैक्स कलेक्शन के अंदर अरबों रुपए का इजाफा कर सकते हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? इस मामले को एक मरतबा उन्हें रिव्यू जरूर करना चाहिए। बट सब ये अफसरान तमाम जावियों से कारीगर होते हैं, अच्छे जावियों में भी और मनफी पहलुओं में भी। रोजनामा 92 न्यूज़ में भी पब्लिश है और ये खबर है, रुपया डिवैल्यू हुआ और वफाकी सेक्रेटरी यूनुस धागा साहब ने, यहाँ पे धागा साहब इनफैक्ट उन्होंने कारीगरी दिखाई है। यहाँ अजहर जतोई साहब की ये खबर है। जतोई साहब, आप कह रहे हैं कि बरामदात ज्यादा करके बताई गई और हकीकत में रुपए की कदर कम हुई थी और बरामदात उतनी है बल्कि उससे भी कम हो रही हैं। ये स्टोरी है क्या? कैसे यहाँ पे कारीगरी इस्तेमाल की? देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये शुरू से वतीरा रहा है कि वो अल्फाज का गोरख धंधा करके, अल्फाज को आग पीछे करके ना अपने जो जितने भी जो कामयाबी होते हैं अपने नाम का लेती हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। उस वक्त $25 बिलियन की हमारी बरामदात थी, लेकिन जो ही ये हुकूमत आती है इसने कौमी तिजारती पॉलिसी देती है, तो बजाय इसके कि इस पॉलिसी के तहत $35 अरब तक हमारी एक्सपोर्ट होती है, वो एक्सपोर्ट कम होकर $20 अरब तक हो जाती हैं। इसी दौरान यूनुस धागा को यहाँ तैनात किया जाता है कि वो शायद इस मामलात को ठीक कर लें। यूनुस धागा ने आते ही यहाँ पर 4 अफसरान को जो है वो तैनात किया। जो जूनियर अफसरान थे उनमें राफे शाह था, मारिया काजी है, कौसर जैदी और खालिद हनीफ, इन चारों अफसरान पर इत्तफाक किया। इनको 5-5 ओहदे दे दिए, उनको इजाफी 20% इजाफी वजीफ़ा दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में बजाय इसके के मामलात बेहतर होते मुल्की तिजारत के, वो मामलात ख़राब हो गए। और इस दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त जो तिजारती पॉलिसी थी कोई अमल दरामद नहीं हो सका, मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। इसके साथ साथ जिन FTA के तहत, जिन आज़ाद तिजारती मुआहदों के तहत पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट जो तिजारती खासा बढ़ा था, ख़ुसूसन चीन और दीगर ममालिक जो थे, उस पर नज़रसानी का फ़ैसला किया गया। वो नज़रसानी नहीं हो सकी। सिर्फ श्रीलंका इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा तिजारती मुआहदा प्लस में जा रहा है। वो उसके साथ साथ हमने ये डिसीजन किया मुस्लिम लीग नून के दौर में, तुर्की, ईरान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के साथ हम नए FTA करेंगे, वो भी नहीं हो सके। इन सारे मामलात की नाकामी हो चुकी थी। 2017 में हमारी ट्रेड $20 बिलियन थी, लेकिन जो ही नई हुकूमत आती है तो इसी यूनुस धागा ने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि जो ही रुपए के डिवैल्यू होते हैं, 30% रुपया डिवैल्यू होते हैं और 30% का डिवैल्यू देखा जाए तो हमारी
जो ग्राउंड रियलिटी है वो 16 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बनती है, लेकिन इसने अब शो करना शुरू कर दिया है कि हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया, एक्सपोर्ट हमारी 22 अरब डॉलर तक पहुंचेगी। हालांकि हकायक इसके बरक्स हैं। अब देखें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट की जो पैदावार है वो काटन की होती है। काटन की 40 लाख जो बेल्स हैं वो कम हो चुकी हैं, वो अब इंडिया से हम मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं मारी। इसलिए हम देखते हैं, अगर अब जायज़ा लिया जाए जो इस वक्त इक़्तिसादी माहिरीन है उनका भी यही कहना है कि हकीकत इसकी अलग है। चीन के साथ अगर हमारा FTA हुआ है तो पाकिस्तान एक ट्रेडिंग कंट्री बन चुका है, वहाँ से चीज़ें मंगवाई जाती हैं, यहाँ पर उनको जोड़कर लेबल लगाया जाता है पाकिस्तान का। इसमें वजारत तिजारत को कोई अमल दखल नहीं। यहाँ पर मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो इदारा है वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, TTAB। नैब को ये केस भेजा गया है, नैब इस पर कार्रवाई के लिए भी कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं कि ये किस करवट बैठता है ये ऊँट। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा कि जो गुज़श्ता हुकूमत ने टेक्सटाइल पैकेज दिया था एक्सपोर्टर्स के लिए, और उसके साथ साथ चीन के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ जो हमारे से तिजारती मुआहिदे थे उनके ऊपर भी असर नौ गौर किया गया, ताकि पाकिस्तान को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। क्या इन इकदाम के नतीजे में स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए जो पैकेज था, क्या उसका भी हमारे एक्सपोर्ट्स को कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला? और उसके साथ जो इदारा शुमारियात है उसके फिगर भी कुछ इसी टाइप के हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये फिर किस किस्म के फिगर्स तैयार करके वफाकी काबीना के सामने, ये वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किए जाते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है जैसा कि आप बता रहे हैं? देखें, जो इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी है, यूनुस धागा फाद सनफाद के दस्ते रास्त हैं, DMG ग्रुप के जो है अफसर हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना है। आप देखें कि यूनुस धागा जब मिनिस्ट्री पावर में थे, वाटर पावर में, उन्होंने उस वक्त बुरहान चाह रहा था मुल्क के अंदर, जनाब बिजली का बुरहान है, तवानाई का बुरहान है, उन्होंने इत्तेहादिज़्म पर काम किया। अब उसके मसाइल हम हमारे गल में पड़े हुए हैं। 1100 बिलियन डॉलर से सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। LNG के मुद्दे हम दोबारा से आज सारा नौ गौर कर रहे हैं। यही सूरत हाल हम इधर देखते हैं वजारत तिजारत के अंदर। यहाँ पर भी बजाय इसके कि यहाँ पर ऐसे काम किए जाते हैं जिससे मुस्तकिल बुनियादी पर मुल्क के मसाइल हल होते, वो उसकी बजाय इत्तेहादिज़्म पर जो है ना कोशिश की गई। और अगर आप देखें कि ये तो इकोनॉमिस्ट आप देखें तजिया करें कि अगर रुपया डीवैल्यू होता है तो उसके असरात ही हमारे मुल्क के ऊपर पड़ रहे हैं। और जब अगर हम बजाय इसके, आप देखें बांग्लादेश के, हम कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, उसकी एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। हमारे क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तान के अंदर रोजाना ज़ारे मुबादला के मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान कासा उठाकर कभी चीन के पास जा रहा है, कभी ईरान के पास। ये तो माजी की बात होगी ना। अब जो मौजूदा हुकूमत ने आकर जो इनिशिएटिव लिया और कहा गया कि हम एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा करेंगे और हम अपने तमाम मुआहदों के ऊपर भी नजरसानी कर रहे हैं, चीन से भी बात करें, दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी। तो अब क्या देखते हैं, कोई डायरेक्शन सेट हुई है? डायरेक्शन की जो हमारी है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से, उसमें कोई बेहतरी है? और आने वाले दिनों के अंदर इन रियल टर्म हमारी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होने जा रहा है या नहीं? देखिए, एक्सपोर्ट उस वक्त इजाफा होगा जब हमारी पैदावार में इजाफा होगा। मुल्क के अंदर पैदावार में कमी होती जा रही है, कोई एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होता जा रहा। पाकिस्तान एक ट्रेडिंग कंट्री बन चुका है और हमारे यही पॉलिसी साथ जिन्होंने तिजारती पॉलिसी बनाई, यही यूनुस धागा था और बाकी लोग थे जो उस पर इंप्लीमेंट कराने के लिए आगे हुए थे, वो नाकाम हो गई। फिर नई हुकूमत से पहले ही एक नई तिजारती पॉलिसी बना दी, उससे पहले आप फरमा रहे थे टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। ये सारी पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इस पर अमल दरामद करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी नाअहल हो चुकी है और ये नाअहल ब्यूरोक्रेसी किसी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे। एक और इंतहाई अहम मामला है। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में भट्टी साहब हमने जब एक कंपनी ने अखबार में इश्तिहार दिया कि कुछ अरसे तक हमारी गाड़ियां जो हैं वो आपको नहीं मिल सकेंगी क्योंकि डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है, रुपए की कदर में कमी हुई है। पाक सुजुकी मोटर्स ने इससे पहले मेरे ख्याल पेश की इश्तिहार तो नहीं दिया था, लेकिन अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये बताइएगा कितनी हो गई हैं मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उनकी कीमत, और कारोबारी अखलाकियात के क्या मुनाफी नहीं है? ये फैसल, जिस कंपनी के इश्तिहार के बारे में आपने बात की, वो यकीनी तौर के पर उन्होंने कहा था कि हम अपनी गाड़ियों की कीमतों की मजीद गाड़ियों को फ़रोख्त के हवाले से हमने फैसला किया कि नहीं की जाएंगी क्योंकि डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। कंपनी तय कर रही है क्या करना है। उस कंपनी ने भी कुछ दिन बाद फिर एक और ऐड जारी किया था जिसके नतीजे में उन्होंने कीमतों को बढ़ा दिया था। उसी महीने के हद तक कुछ सार्फिन को यह बेनिफिट मिला था कि जो बुकिंग करवा चुके थे, अपनी कीमत पूरी अदा कर चुके थे, उनके ऊपर वो इजाफा लागू नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्हें कहा कि आप जो आप आएंगे तो कंपनी एक डिटरमिन कर रही है कि कितना डॉलर की कदर में इजाफा हो, उसके मुताबिक आपके लिए गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। अभी उस कंपनी की जानिब से तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन पाक सुजुकी की जानिब से यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि उन्होंने अपनी कारों की कीमत में डॉलर की कदर में इजाफे की बुनियाद के ऊपर 40,000 रुपए तक उन्होंने इजाफा कर दिया है। इस इजाफे को 1 नवंबर 2018 से लागू कर दिया गया है। पाक सुजुकी कंपनी की इस तफसीलात के मुताबिक
जो उनकी वैगन VXL कंपनी है उसकी कीमत 12,34,000 से बढ़ाकर 12,74,000 कर दी गई है। VXR की कीमत 11,44,000 से बढ़ाकर 11,84,000 कर दी गई है। सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 14,75,000 रुपए से बढ़ाकर 15,15,000 कर दी गई है। सुजुकी कल्टस की कीमत 13,40,000 से बढ़ाकर 13,80,000 कर दी गई है। ये वो कंपनी है सुजुकी जिसका जो हमारे मिडिल क्लास के है वो इनकी गाड़ियों को खरीदने को तरजीह देके, जो कि उन्हीं के रेंज में ये गाड़ियां आती हैं। लेकिन दूसरी जानिब मसला ये है कि जब भी डॉलर की कदर में इजाफा होता है, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया और उसके बाद मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता हियरिंग के बाद उन्होंने एक फैसला जारी किया, एक स्टडी कंडक्ट करवाई कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1.5 से 2 सालों के दौरान ये एक रुझान बन चुका कि हर 2 से 3 माह के बाद गाड़ियों की कीमत में इस बुनियाद के ऊपर इजाफा कर दिया जाता है कि जी डॉलर की कदर बढ़ गई है। जबकि बेशतर कंपनी जिसके अंदर इंडस टोयोटा मोटर शामिल है, होंडा एटलस शामिल है, पाक सुजुकी शामिल है, ये इनकी जो गाड़ियां इनके जो पार्ट्स अगर ये जापान से इंपोर्ट भी करते हैं तो वो जापानीज येन के साथ उनकी कीमत मुंसलिक है। डॉलर के मुकाबले में जापानीज येन की कदर में बहुत कम इजाफा होता है, लेकिन उसके बावजूद इन गाड़ियों की कीमतों को डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ मुंसलिक करके कीमतों में हर दूसरे से तीसरे महीने में इजाफा कर दिया जाता है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टडी के बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत को अरसाल की थी, अगर वह वजारत सनअत व पैदावार के मुतल्लिका हुकाम उस मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर मबनी स्टडी का जायजा लें तो उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि डॉलर की कदर में इजाफे की आड़ के ऊपर ये पाकिस्तान में कारें तैयार करने वाली कंपनियां कारों में कीमत का इजाफा नहीं कर सकती। हर साल की इनकी एक अपनी प्रोजेक्शन होती है, उसके मुताबिक ही कीमत का तयन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर माह जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उतार चढ़ाव के नतीजे में अगले महीने की 1 तारीख से हुकूमत अपनी मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करती है। गाड़ियों की कीमतों का मामला बहुत मुख्तलिफ है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत सनअत व पैदावार को सिफारिश की थी कि इन कंपनियों को रोका जाए कि डॉलर की कदर में इजाफे की आड़ में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ना करें। उसके साथ कुछ और मसाइल की जानिब भी तवज्जो दिलाई गई थी कि इन कार साज कंपनियों ने इस कमिटमेंट के मुताबिक जो आलमी सतह के ऊपर जब गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता है तो हर साल गाड़ियों के जो मॉडल्स हैं उन्हें न सिर्फ अपग्रेड किया जाता है बल्कि उसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर वो कार जिसकी कीमत 4 लाख रुपए थी वो 4 लाख से बढ़ के 8 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके फीचर्स में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, उसके म्यार को बेहतर नहीं बनाया गया, उस गाड़ी के ड्राइव को सहल और आरामदेह नहीं बनाया गया। तो लिहाजा किसी न किसी इदारे को इन गाड़ियों की जो तैयार करने वाली कंपनी की कारकर्दगी को मद्देनजर रखना चाहिए और इस कारकर्दगी को मद्देनजर रखने के लिए एक इदारा मौजूद था जिसका नाम था इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फाज अनफाज साहब ने उस इदारे को तहलील कर दिया था। मौजूदा हुकूमत अब उस इदारे को दोबारा फाल करने जा रही है। जब तक इन कंपनियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब तक डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कि ऐसी कंपनियां जो बिला जवाज और गठ जोड़ के करके कीमतों में इजाफा करती हैं, अब पाक सुजुकी ने की है, अगले 1 से 1.5 माह के अंदर दीगर 2 कंपनियां भी अपनी कारें महंगी कर देंगी। तो एक बड़े तरीके के साथ प्लान करके कारों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत सनअत व पैदावार और उसके साथ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को यह रोल देना चाहिए को इस मामले की तहकीकात करे और इन कारों की कीमतों में इजाफे को एनुअल बेसिस के ऊपर रिव्यू करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म वजह करना चाहिए, बजाय इसके कि हर 2 से 3 माह बाद आप कारों की कीमत में इजाफा कर दें। जामे तरीक़ाकार भट्टी साहब एक सामने आना चाहिए इससे पहले कि हम देखते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ती है, कीमत ज्यादा हो जाती है, डॉलर घटता है तो फिर कीमत कम नहीं होती है। बहुत शुक्रिया होती साहब आपका भी, भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।